हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज के हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ रिएक्शन को डील करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन चारों को हम अच्छे तरीके से खत्म करने वाले हैं। कंसेप्ट ही नहीं, सबसे पहले हम कंसेप्ट कराएंगे और कंसेप्ट के बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके कहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं, कैसे क्वेश्चन जो रिपीटेडली आते रहते हैं बोर्ड्स में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। साथ के साथ ही एक ही वीडियो में आपको सारे के सारे कंसेप्ट विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इस वीडियो के देखने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। लेकिन उससे पहले मैं एक आपको बात बताना चाहूंगा कि अगर आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना नहीं आता, बेसिक चीजें नहीं आती है, तो बेसिक केमिस्ट्री की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे बन चुकी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना नहीं आता तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, कोई भी दिक्कत फिर केमिस्ट्री में नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आपको वो नहीं आता है तो यही चैप्टर नहीं, क्लास 10th की केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर आप समझ नहीं पाओगे, हर चैप्टर में दिक्कत आने वाली है। इसलिए वो बेसिक केमिस्ट्री की वीडियो उसको देख कर जरूर आना। सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 4 तरीके की रिएक्शन पढ़ना है आपको, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। बाकी रेडॉक्स रिएक्शन वगैरह वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अच्छे तरीके से। आज इस 4 को पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स, when two or more reactants, when two or more substances react to form a single product is known as combination reaction। देखो डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, जो भी एग्जांपल्स वगैरह है वो मैं आपको बोर्ड पे लिखकर समझाता रहूंगा ताकि हमारा टाइम बचता रहे, ठीक है ना। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? देखो, या तो मिनिमम 2 होना चाहिए, या फिर 2 से कितने भी ज्यादा रिएक्टेंट्स क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट एक ही बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक ही बनेगा। यानी ये कम से कम 2 होना चाहिए, या फिर 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आंसर आखिर में प्रोडक्ट क्या आएगा? एक ही आएगा। इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, समझ आई बात। इसके कुछ एग्जांपल्स की बातें करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की सबसे पहला आ गया H2 + O2 गिव्स H2O। देखो, 2 सब्सटेंस मिलके एक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? 2 मिलके एक बना रहे हैं। इसी को कहते हैं कंबाइन करके एक में जुड़ जाना, कॉम्बिनेशन, कंबाइन होना। ठीक है, अगला क्या आ जाएगा? मान लो C + O2, ये भी क्या हो जाता है? CO2। 2 मिलकर एक बना दिए कि नहीं? अब ये तो थे बेसिक एग्जांपल। एक ऐसे देखो, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, इसमें वाटर का रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है हमारे पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसको हम क्विकलाइम भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? क्विकलाइम, याद रखना। इसको हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लेक्ड लाइम। ये वाली रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या होती है? कैल्शियम ऑक्साइड, जो आपके घर में पुट्टी होती है ना, जब पुट्टी का पैकेट लाते हो, ये कैल्शियम ऑक्साइड वही होती है। फिर पुट्टी के पैकेट में क्या करते हो? पुट्टी निकालते हो, उसमें पानी डालते हो। जब पानी, देखो ये हो गई पुट्टी, और इसमें जब पानी ऐड किया तो वो जो चढ़ाते हो फिर गीला, उसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज नोन एज स्लेक्ड लाइम। इसका एक और नाम ये भी है, और इसका नाम क्विकलाइम भी है। याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। अब देखो, सबसे पहले पुट्टी लाए, पानी ऐड किया, ये बन गया। इसको पुट्टी को फिर दीवार पे क्या कर दिया? चढ़ा दिया। फिर दीवार पे चढ़ाने के बाद क्या होता है? कुछ दिन में पुट्टी सूख जाती है, बिल्कुल मस्त एकदम सूख जाती है। तो होता क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप क्या करते हो? दीवार पे चढ़ा देते हो। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप दीवार पे चढ़ा देते हो तो क्या करते हो? जैसे दीवार पे आपने चढ़ाया तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड नाम की एक गैस है जो कि प्रेजेंट है। वो क्या कर जाती है? इससे रिएक्ट कर जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिएक्ट कर जाती है तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट में, जो कि कड़क सा सब्सटेंस है ना, गीला नहीं रहता, सूख जाता है। सूखने के बाद ये बन जाता है, और प्लस वाटर का क्या हो जाता है? इसमें से रिलीज हो जाता है। यहाँ से वाटर क्या हो जाता है? निकल जाता है। यानी वाटर निकल गया तो गीलापन हट गया ना। सिंपल सा हम ये समझ लेते हैं। समझ में आई बात? इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, जब आप पुट्टी में पानी मिलाते हो तो ये तो बनता है, लेकिन बहुत सारी थोड़ी हीट एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है? इसमें से थोड़ा एनर्जी भी निकलती है। हीट की फॉर्म में क्या निकलती है? एनर्जी भी निकलती है। तो इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। और भाई, अब ये नई चीज क्या बता दी मैंने? तो 2 रिएक्शंस और आपको याद करनी है इसी के अंदर।
वो है एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद रखना, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिलीज होती है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, थोड़ी ये वाली रिएक्शन को मैं रहने देता हूं क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बाकी सबको मैं मिटा देता हूं ताकि अच्छे से समझा पाऊं। देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जैसे मैंने कहा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर मैं बात करूं क्या होगा, देखो A प्लस बी से मेरे को बनना है C, A प्लस बी मिला के मान लो C बनता है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है इसका मतलब हम हीट प्रोवाइड करेंगे। हीट एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या है, हम हीट प्रोवाइड करेंगे। हम हीट प्रोवाइड करने का मतलब है हम यहां पर हीट को देंगे। समझ में आई बात? या तो यहां पर लिख लो या फिर यहां ना लिख के अगर एरो के ऊपर लिख दो वो भी बिल्कुल सही है। उसका भी मतलब ये है कि हीट हम ही दे रहे हैं, हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। या फिर हीट ना लिख के मैंने आपको एक बात बताया था कि हम छोटा सा रेक्टेंगल बना लेते हैं, वो भी यही बताता है कि हम हीट को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरी चीज, एक्सोथर्मिक कैसे होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे होगा। अब देखो, A प्लस बी से मान लो C बन रहा है और लेकिन अब हम हीट यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा रिएक्शन हो गया कि हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे लेकिन हीट निकल रहा है, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो समझ आया केमिकल इक्वेशन से हम कैसे समझ सकते हैं इसको, या तो लेफ्ट हैंड साइड पे या फिर एरो के ऊपर अगर हीट लिखा हो तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, अगर वो राइट हैंड साइड में लिखा हो तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो इस वाले रिएक्शन में हीट एनर्जी यहां निकलती है, एनर्जी निकलती है, हम एनर्जी यहाँ पे लिख भी सकते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को याद रखना एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। समझ में आई बात? अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या आते हैं जो आते रहते हैं एग्जाम में, वो ये है कि रेस्पिरेशन एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है। तो याद रखना मेरी बात, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये एक्सप्लेन करने को भी आ सकता है, तो एक्सप्लेन कैसे करोगे? देखो, रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हो, लेकिन रेस्पिरेशन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। रेस्पिरेशन क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं उसमें से एनर्जी को निकालना ही रेस्पिरेशन है। जो ग्लूकोज होता है उसके अंदर, उसमें से एनर्जी निकालना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसी को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो क्या हुआ, एनर्जी निकल रही है ना, क्या कर रहा है रेस्पिरेशन में, एनर्जी निकाल रहे हैं। तो रिलीज एनर्जी किसमें होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। तो यानी रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी होगी, जो कि सेम टू सेम आप अपने एग्जाम में चेक सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन आपको वो क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन की जो इक्वेशन है ना वो लिखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि लाइफ प्रोसेस चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे। जो रेस्पिरेशन की एक इक्वेशन होती है वो ये होती है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ये ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, H2O। क्या बनता है, H2O प्लस CO2 प्लस यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, पानी निकलता है। देखो, ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है, ये जो ग्लूकोज है, खाना है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, वाटर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और एनर्जी का रिलीज होगा। एनर्जी राइट हैंड साइड में लिखी है, इसलिए ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसको आप बैलेंस जरूर करोगे, बैलेंसिंग वाली वीडियो देखी है ना, बैलेंस आप खुद करोगे। जो भी इक्वेशन आज लिखने वाला हूं सबके सब आपको बैलेंस करना है, ठीक है ना, तभी आपकी प्रैक्टिस होने वाली है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, वो ये है कि द वेजिटेबल मैटर को हम जब कंपोस्ट करते हैं, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये क्या है, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल होता है। वेजिटेबल मैटर जैसे कि वेजिटेबल्स के कुछ छिलके हो गए, ये सब को मिला के अगर हम एक कंपोस्ट बनाए, कंपोस्ट का मतलब कह सकते हो खाद बनाए, क्या बनाए, इससे खाद बनाए, तो वो भी क्या होता है, उसमें भी एनर्जी निकलती है। एनर्जी क्या होती है, निकलती है। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। समझ में आई बात? इसके अलावा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में और कुछ भी नहीं बचा है, और कुछ भी नहीं बचा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन की। डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट रिवर्स होता है। क्या होता है, इट इज द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा मिलके एक बन रहे थे, कंबाइन होके। डीकंपोजिशन में एक रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा बना देते हैं। डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, थोड़ा सा बस मैं समझा देता हूं, ठीक है ना। अब देखो,
ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो या दो से ज्यादा मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे थे। लेकिन डीकंपोजिशन में क्या था, एक ही रिएक्टेंट होगा लेकिन इसमें कुछ ना कुछ हम एनर्जी देंगे तो ये दो या दो से ज्यादा चीज बनाएगा। समझ में आई बात? यानी इसको हम तोड़ के दो या दो से ज्यादा में स्प्लिट कर देंगे और इसको जोड़ के ये बनाएंगे। इसमें जोड़ते हैं, इसमें तोड़ते हैं, इसमें जोड़ते हैं, इसमें तोड़ते हैं। सो इट इज द रिवर्स ऑफ दिस। समझ में आई बात? समझ गया ना? अच्छा जी, तो जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है इसमें हम तोड़ते हैं, क्या करते हैं, रिएक्टेंट को तोड़ते हैं। अब तोड़ने के लिए हमको चाहिए एनर्जी। अगर आपको किसी चीज को तोड़ना है तो क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी हम यहाँ पर भी समझेंगे, बिना एनर्जी के डीकंपोजिशन रिएक्शन नहीं होगी। अच्छा जी, तो इसीलिए डीकंपोजिशन रिएक्शन तीन भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला है थर्मल डीकंपोजिशन। पहला क्या होता है, थर्मल डीकंपोजिशन। जब हम डीकंपोजिशन रिएक्शन को हीट की फॉर्म में, हीट की प्रेजेंस में कराएं, डीकंपोजिशन रिएक्शन जब हीट की प्रेजेंस में हो, उस डीकंपोजिशन रिएक्शन को थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। थर्म का मतलब ही होता है हीट, ठीक है। अब पहला थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल लिख रहा हूं, डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। सो एग्जांपल पहला लिख देता हूं, जो कैल्शियम कार्बोनेट बनी थी ना, याद करो पुट्टी वाला जब सूख गया था तो कैल्शियम कार्बोनेट बना था। इसको अगर आप हीट कर दोगे ना, दोबारा से आप जब हीट करोगे दोबारा से आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल जाएगा। समझे? कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ये तो था अच्छा सा एग्जांपल ये था। लेकिन दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल अब बताने वाला हूं, इसको भाई खोल कर पी जाना, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ये दो एग्जांपल बड़े ही मोहब्बत से याद करना। पहला क्या है, जो FeSO4 है, इसको हीट करना था ना, ठीक है। FeSO4 फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, इसको जब आप हीट करते हो तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 का फॉर्मेशन होता है। इसका नाम क्या है ये भी लिख देता हूं, ये है फेरस सल्फेट। इसको कहते हैं फेरस सल्फेट। मैंने ये बात बताई थी ना कि आयरन की वैलेंसी जब 2 होती है उसको फेरस कहते हैं, 3 होती है तो फेरिक कहते हैं। यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2 है, 2 से 2 देखो कट गया तो इसकी वैलेंसी 2 है तो फेरस था। यहाँ पे आयरन की वैलेंसी 3 है, इसकी वैलेंसी एक्सचेंज हो जाती है ना, इसकी वैलेंसी 3 है, इसलिए यहाँ पे इसको फेरिक कह देते हैं। तो ये है फेरिक ऑक्साइड। क्या है जी, फेरिक ऑक्साइड। इसको नीचे लिख देते हैं, अरे फेरिक ऑक्साइड। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, ये है सल्फर डाइऑक्साइड, ये है सल्फर डाइऑक्साइड। और ये क्या है, ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अच्छा जी, ये इक्वेशन आपको बड़ी मोहब्बत से अच्छे से याद होनी चाहिए, बैलेंस आप खुद कर लेना इसको। अच्छा जी, अब इसमें से क्वेश्चन और भी कैसे फ्रेम होते हैं कि बताओ, व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड गिव 2 ऑब्जर्वेशन। 2 ऑब्जर्वेशन बताओ क्या होगी जब फेरस सल्फेट को हीट करोगे। सबसे पहले इक्वेशन लिख देना, सबसे पहले इक्वेशन लिख देना। अच्छा जी, अब ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, आप क्या ऑब्जर्व करोगे जब इसको हीट करेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, पहला फेरस सल्फेट का जो कलर होता है ये होता है ग्रीन कलर का। क्या होता है, ग्रीन कलर का। फेरिक ऑक्साइड का जो कलर होता है ये होता है रेडिश ब्राउन कलर का। किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का। अच्छा जी, ध्यान से समझना, पहली चीज तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कलर में चेंज आ रहा है। क्या आ रहा है, कलर में चेंज आ रहा है कि जो ग्रीन कलर है वो रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जा रहा है। तो ये भी तो एक ऑब्जर्वेशन है। तो ये पहली ऑब्जर्वेशन हुई। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है एंड जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये जो दोनों गैसेस हैं ये पंजेंट स्मेल देती हैं। क्या देती हैं, ये पंजेंट स्मेल। अच्छा, ये पहले कोई स्मेल नहीं थी लेकिन अब कैसी स्मेल आने लगी, पंजेंट स्मेल। अच्छा, पंजेंट स्मेल क्या होती है, ये बहुत बेकार तरह की स्मेल होती है, जो सड़ा हुआ अंडा होता है ना उसके तरह ये स्मेल होती है। तो दो ऑब्जर्वेशन क्या हुई, पहला तो कलर में चेंज आ गया और दूसरा स्मेल में चेंज आ गया। ये दो ऑब्जर्वेशन बड़े ही मोहब्बत से याद कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है ये भी महा इंपॉर्टेंट है। जो अगला वाला एग्जाम्पल देने वाला हूं ये और ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे भी फ्रेम होते हैं, समझ में आई बात। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास इसी का, थर्मल डिकम्पोजिशन का ही एग्जांपल है ये। वो है क्या है हमारे पास, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। जब आप इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, लेड नाइट्रेट है। ये क्या चीज है, लेड नाइट्रेट। ये क्या है, लेड ऑक्साइड। आपको अगर नहीं पता हो तो याद रखना, जो लेड है, इस लेड, ये जो लेड है इसकी जो वैलेंसी होती है ये 2 होती है।
याद रख लेना। तभी इसकी वैलेंसी 2 है तो इसके पास आ गई है, इसकी वैलेंसी 2 है तो इसके पास, इसकी 2 है 2 से 2 कट गया, इसलिए ये बना हुआ है। बेसिक केमिस्ट्री की वीडियो देख लेना। अच्छा ये लेड ऑक्साइड है, इसका ई कहाँ गया? अरे मैंने खा दिया, दोबारा से उगल दिया, कोई बात नहीं। अच्छा ये क्या होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये पता ही होगा, ऑक्सीजन होता है। अच्छा एक तो ये इक्वेशन आपको लिखनी आनी चाहिए, फिर से बता देगा क्वेश्चन ये आ जाता है व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड गिव 2 ऑब्जर्वेशंस। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को लिख दोगे विद बैलेंस्ड फॉर्म, बैलेंस करके। उसके बाद आप 2 ऑब्जर्वेशन क्या बताओगे? इसका जो कलर होता है ये व्हाइट होता है, इसका जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या आ गया कि जो व्हाइट कलर है वो येलो कलर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन वो ये आती है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये जो गैस होती है, ये क्या होती है? गैस जो कि ब्राउन कलर की होती है। क्या होती है? ब्राउन फ्यूम्स इसके निकलेंगे, इसके ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। यानी कि जो गैस होती है ब्राउन कलर की होती है, ब्राउन कलर की गैस हमें ऑब्जर्व निकलती हुई ऑब्जर्व होगी, हम ऑब्जर्व करेंगे कि ब्राउन कलर की गैस निकली है। ठीक है, तो ये 2 ऑब्जर्वेशन हो गए, याद रख लेना इसको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ ही जो थर्मल डिकम्पोजिशन है वो भी क्या होता है? हमारे पास समाप्त होता है। तो क्या था थर्मल डिकम्पोजिशन? ऐसा डिकम्पोजिशन जो कि हीट के प्रेजेंस में हो। अगला जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो उसको इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन कह देते हैं। इसका सिंपल सा बस एक एग्जांपल याद रखोगे, डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी होगी। अच्छा एग्जांपल याद रखोगे बस, जो वाटर है उसमें से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर दोगे तो ये H2 प्लस O2 में ब्रेक डाउन होगी। ठीक है, बस आपको इसमें इतना ही याद करना है और कुछ भी याद नहीं करना है। अगला जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आता है वो है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो का मतलब ही होता है लाइट, फोटो का मतलब ही क्या होता है? लाइट। अच्छा फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जिसमें हम किसका यूज करते हैं? सनलाइट का यूज करते हैं। सनलाइट के प्रेजेंस में अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है उसको कहते हैं फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी होगी। एग्जांपल हम देख लेते हैं इसका। पहला है AgCl। इसमें जब आप सनलाइट पास करोगे तो क्या बन जाएगा? Ag प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखना क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन सबको, फ्लोरीन इन सबको हम सिंगल फॉर्म में नहीं लिखते, ये डायटोमिक होते हैं। अगर ये सिंगल है तो 2 जरूर लगाएंगे इसमें, ठीक है ना, इसको याद रखोगे आप। ऐसे AgBr में भी हो जाता है। 2 एग्जांपल आपको याद रखने हैं। सनलाइट के प्रेजेंस में ये Ag प्लस Br2 में टूट जाता है। ठीक है, अच्छा इसमें बड़े ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो दोनों रिएक्शंस है these are used in black and white photography। जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है ना, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इनका यूज होता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है एक आध नंबर में। विच रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। इन दोनों रिएक्शन को लिख दोगे या फिर रिएक्शन दे देगा और बोल देगा ये इसमें यूज होता है। समझ में आई बात? कर लोगे? अरे कर लोगे ना, बढ़िया। तो इसी के साथ साथ हमारा फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन भी खत्म होता है और उसी के साथ साथ पूरा डिकम्पोजिशन ही खत्म हो जाता है, क्योंकि डिकम्पोजिशन के 3 टाइप्स थे, वो तीनों के तीनों टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेस करना। जो ज्यादा ताकतवर इंसान होगा वो कम ताकतवर वाले को भगा देगा मारपीट के और खुद उसकी जगह ले लेगा। वैसे ही इसमें है, यहाँ पे ज्यादा ताकतवर का मतलब है मोर रिएक्टिव, कम ताकतवर का मतलब है लेस रिएक्टिव। सो मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, यानी ज्यादा ताकतवर वाला एलिमेंट कम ताकतवर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह ले लेगा। इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी होगी। अच्छा अब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है और कौन कम ताकतवर है? अच्छा जी, तो इसके लिए मैं एक रिएक्टिविटी सीरीज दे देता हूं आपको और याद करने का तरीका भी बता देता हूं। वो क्या होता है? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। यहां तक तो ऐसे याद कर लोगे। हाई कोर्ट है आपका, ठीक है ना। अच्छा इसका लिख देता हूं कैसे याद करना है। ये पोटेशियम है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, इसको टिन कहते हैं, इसको लेड, हाइड्रोजन,
कॉपर, ये मरकरी होता है, ये सिल्वर, ये गोल्ड, ये प्लेटिनम। बस इतना ही आपको याद करना है। अब देखो ये क्या है, मैं ट्रिक भी लिख देता हूँ, ट्रिक यहां से लिखता हूँ ना, ये केदार, आपको याद कैसे करना है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। अब दोबारा से इस है को हम हाई भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हाई कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट है आपका। ठीक है, ये तो याद करने की ट्रिक हो गई, लेकिन इसका नाम भी लिख देता हूं, क्या पता आपको नहीं पता हो। ये के का मतलब होता है पोटेशियम, के का मतलब होता है पोटेशियम, Na का मतलब होता है सोडियम, Na का मतलब होता है सोडियम, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक होता है, ये होता है आयरन, ये होता है टिन, ये होता है लेड, ये होता है हाइड्रोजन, ये होता है कॉपर, ये होता है मरकरी, ये होता है सिल्वर, देन आता है गोल्ड एंड देन लास्ट वन इज प्लैटिनम। ठीक है, इतना समझ आया, इसको आप नोट करो। फिर मैं बस सिंबल्स को रहने देता हूं, बाकी सबको इरेज कर देता हूं, क्योंकि हम रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़े। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज, इसको और अच्छे से थोड़ा समझाते हैं, बस आप सिंबल्स को देखो ध्यान से। देखो, कहने का मतलब ये है, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज जो आपको बड़े ही मोहब्बत से याद करनी है। ये ऊपर वाला एलिमेंट यहाँ पे देखो, ये ऐसा नहीं साइड में लिखा है, ये इसके नीचे ही लिखा है, आपको नीचे लिखना है, यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए साइड में लिखा है, ये इसके नीचे लिखा हुआ है। जो ऊपर वाले एलिमेंट है वो ज्यादा ताकतवर है, दीज आर मोर रिएक्टिव। सो ऊपर से नीचे जब जा रहे हो तो क्या हो रही है, जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज कर रही है। ये याद रखना है कि जो ऊपर वाले एलिमेंट है वो नीचे वाले एलिमेंट को मार पीट के भगा सकते हैं, क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर हैं। तो इसको कॉपी में छाप लो, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करा देता हूं। कराएं, चलो कॉपी में छाप लो रे, ओए होए होए। अब देखो ध्यान से, इसके एग्जांपल्स हम क्या कह सकते हैं, जैसे Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4, ये क्या होगा। पहली बात, कॉपर सल्फेट का कलर याद रखना, ये ब्लू होता है। कॉपर के ज्यादातर कंपाउंड्स ब्लू कलर के होते हैं, तो कॉपर सारे नहीं होते, ज्यादातर बोल रहा हूं। कॉपर सल्फेट क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। अब बनेगा क्या, देखो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, और हाई कोर्ट है आपका, तो ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर है, यानी ये ज्यादा ताकतवर है, इसको मार पीट के ये भगा सकता है। तो इसको यहां से ये भगा देगा तो ये अलग हो जाएगा, और ये इसकी जगह ले लेगा, तो ये FeSO4 बन जाएगा, और ये अलग हो जाएगा, प्लस Cu हो जाएगा, ऐसा बनेगा। और FeSO4 का कलर तो मैंने अभी बताया था पीछे कि ग्रीन कलर का ये होता है। ठीक है, अच्छा जी, अगर मैं इसका अपोजिट करूं कि FeSO4 का रिएक्शन मैं Cu के साथ करा दूं, तो क्या फिर से ये बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें लिखोगे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि कॉपर कम ताकतवर होता है, ये इसको कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा कभी आ जाए तो लिख देना नो रिएक्शन, दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। समझ में आई बात। अच्छा, जैसे मान लो Zn प्लस H2SO4, तो हाइड्रोजन से तो जिंक ज्यादा ताकतवर होता है, तो इसको मार पीट के भगा देगा, ZnSO4 प्लस H2 बन जाएगा। ठीक है, अगला जैसे मान लो Pb प्लस CuCl2 है हमारे पास, कॉपर से ज्यादा ताकतवर होता है लेड, तो इसको मार पीट के भगा देगा, तो PbCl2 प्लस Cu बन जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसी के साथ समाप्त हो जाता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी खत्म हो गया। नेक्स्ट और लास्ट जो आता है हमारे पास, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है। क्या आता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है जहां पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो, जहां पे रिएक्टेंट्स के बीच में क्या हो, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो, उसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी होगी। एग्जांपल इसका एक ही याद रखना है, वो ये याद कर लेना, Na2SO4 प्लस BaCl2 gives BaSO4 प्लस NaCl। याद क्या रखने वाली बात है, जो BaSO4 है ये PPT है। क्या है, PPT है। PPT को
डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। क्या होता है बताया था ना, जो सॉलिड नीचे बच जाता है। अच्छा ये व्हाइट कलर की पीपीटी है, ये भी याद रखोगे। दूसरी चीज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है, देखो इनके आयंस का एक्सचेंज मैंने बताया था। अच्छा जी, जो पहले वाला होता है ये कैटायन होता है। पहले वाला क्या होता है, कोई भी कंपाउंड है ना, इसके पहले वाला कैटायन है, नेक्स्ट क्या है एनायन। इसका भी ये कैटायन है और ये एनायन है। कैसे, ये तोड़ोगे तो Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ये प्लस का होगा, ये माइनस का। प्लस वाले को कैटायन बोलते हैं, माइनस वाले को एनायन बोलते हैं। ऐसे इसको भी तोड़ोगे तो ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा। तो बस याद रखना, जो पहले लिखते हैं कैटायन, बाद में लिखते हैं एनायन। अच्छा, तो ये चिपके क्यों पड़े हैं, ये आपस में चिपके क्यों हैं, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का, इसलिए आपस में क्या है, चिपके पड़े हैं। ऐसे ये भी प्लस का, ये भी माइनस का, आपस में चिपके। अच्छा, इसका प्लस जब इसके माइनस के साथ चिपक जाए और इसका प्लस जब इसके माइनस के साथ चिपक जाए, इसी को कहते हैं एक्सचेंज ऑफ आयंस। यानी इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ। यानी कि इसके जो पहले वाला है इसके लास्ट वाले के साथ चिपकेगा, क्योंकि ये पहले वाला प्लस वाला होगा, लास्ट वाला माइनस वाला होगा, है होगा कि नहीं, पहला प्लस माइनस। तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ जोड़ दो, Na और Cl को जोड़ दो। अब NaCl क्यों बना वो तो पता है ना, कंपाउंड कैसे बनाते हैं वो देख लेना। अच्छा, ऐसे इसका प्लस और इसके माइनस को जोड़ दो तो ये बन जाएगा। याद रखना, पहले प्लस वाला ही लिखना है, ये बात जरूर याद रखना। तो इस ट्रिक से आप इसको भी समझ सकते हैं कि एक के प्लस को दूसरे के माइनस से जोड़ना है। सो समझ आई बात। नेक्स्ट वीडियो में हम रेडॉक्स रिएक्शंस की बात करेंगे। याद रखना, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो बेसिक केमिस्ट्री की वीडियो जरूर देखना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।